सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को शीर्ष स्थान मिला। खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई में लगभग पिछले 5 वर्ष में सबसे निचले स्तर 3.54% पर रही। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति दी है। समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे नंबर पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह रैंकिंग आज नई दिल्ली में जारी की। उन्होंने कहा कि रैंकिंग और मान्यता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद 58,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में से 6,500 संस्थान इस व्यवस्था में शामिल हैं। अभी तक इसको मिला के 9th एडिशन की एनआईआरएफ की रैंकिंग हुई है। 16 कैटेगरी में इस बार रैंकिंग किया गया। 3 नए कैटेगरी को इस बार जोड़ा भी गया है। आने वाले दिनों में रैंकिंग बहुआयामी हो, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसमें भी काफी रिफॉर्म किया गया है, काफी उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली मौजूद हैं। प्रबंधन श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर दूसरे और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड तीसरे नंबर पर है। चिकित्सा शिक्षा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद राज्य में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग भी इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इस बीच संदीप घोष को कोलकाता में नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अगले रविवार तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में छात्र सुरक्षा का मुद्दा सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि जादवपुर में हाल ही में एक मामले के बाद ये घटना दोबारा हुई है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी संस्थान में हुई इस घटना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब देना होगा। इस घटना के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। इस बीच दिल्ली के एम्स ने कहा है कि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। सामान्य स्थिति बहाल होने तक ओपीडी सेवाएं काम करेंगी। केवल उन रोगियों को सुबह की ओपीडी में पंजीकृत किया जाएगा जिन्होंने पहले ही समय ले रखा है। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी आकस्मिक योजना बनाई है। उधर
PGI-MIR चंडीगढ़ की ओपीडी सेवाओं में भी कटौती की जाएगी। कल से सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक संबंधित विभागों में केवल उन पुराने रोगियों को देखा जाएगा जिन्हें फॉलोअप के लिए बुलाया गया था। नए मरीजों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। आईसीयू सहित आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। बिहार में जहानाबाद जिले के बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में आज तड़के भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि रात करीब 1 बजे स्थानीय विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद के बाद भगदड़ की घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस और अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग चाहते हैं कि भारतीय बाजार ढह जाए, लेकिन देश का बाजार, कंपनियां और निवेशक मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर खड़े हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने नई दिल्ली में कहा कि रिपोर्ट के बावजूद आज शेयर बाजार में केवल 0.7% की गिरावट आई है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि ये कोई शोध रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बदनाम करने की हिंडनबर्ग की साजिश है और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में पिछले लगभग 5 वर्ष के निचले स्तर 3.54% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और मसालों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण मुद्रास्फीति 4.10% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ये 2.98% पर थी। 1 अप्रैल से 11 अगस्त तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.99% बढ़कर 8,13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर काठमांडू गए हैं। उन्होंने कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएम के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से अलग अलग मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री विक्रम मिस्री ने आज कई मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ बैठक की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक तथा विकास सहयोग परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर देउबा ने जजरकोट भूकंप प्रभावित लोगों के बचाव और सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। श्री विक्रम मिस्री ने उप प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री के साथ शहरी विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, बागमती और विष्णुमती नदी की स्वच्छता की बहाली और स्वच्छता संबंधी अन्य मुद्दों पर चर्चा की। श्री विक्रम मिस्री ने गृह मंत्री रमेश लेखक से भी मुलाकात की। गृह मंत्री रमेश लेखक ने भारत को सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्रों में नेपाल का महत्वपूर्ण भागीदार बताया और उन्होंने नेपाल के सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान के लिए भारत को धन्यवाद दिया। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। बांग्लादेश में 1 सप्ताह तक कार्य बहिष्कार के बाद पुलिसकर्मियों ने आज काम पर लौटना शुरू कर दिया है। आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए। तब से पुलिसकर्मी सुरक्षा चिंताओं के कारण काम पर नहीं आ रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 2024 से 2029 की अवधि के दौरान मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के क्षमता निर्माण से संबंधित समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है। ये साझेदारी सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के कृषि मंत्री टॉड मैक्सले के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों की कृषि प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी साझा करने और साझेदारी के नए मार्ग तलाशने पर चर्चा की गई। बैठक में अनुसंधान और विकास, विशेषकर बागवानी और मछली पालन में तकनीकी सहयोग के महत्व पर भी बातचीत हुई।
मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि आज पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है, वो भी उत्तर भारत में जारी रहेगा और क्योंकि बहुत सारे कंडीशन अभी फेवरेबल है उत्तर भारत में रेन होने के लिए और सेंट्रल इंडिया में, और बाकी जो दक्षिण का जो एक्सट्रीम पेनिनसुलर है जैसे तमिलनाडु है, केरला है और रायलसीमा है, वहाँ वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा और ऑरेंज अलर्ट है आज से कल सुबह तक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में शपथ दिलाई। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हजारों नागरिकों के साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बॉटनिकल गार्डन तक पदयात्रा में भी शामिल हुए। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के शहीदों और शूरवीरों को समर्पित एक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया और तिरंगा हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाथियों को एक अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटिक्सन को पुरुष वर्ग में और श्रीलंका की बल्लेबाज चमारी अटापट्टू को महिला श्रेणी में इस सम्मान से नवाजा गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज अहमदाबाद में इम्पैक्ट विद यूथ कॉन्क्लेव 2024 में श्री मांडविया ने कहा कि भारत एक युवा देश है और एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को हासिल करना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन युवाओं को इसमें विशेष भूमिका निभानी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को शीर्ष स्थान मिला। खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई में लगभग पिछले 5 वर्ष में सबसे निचले स्तर 3.54% पर रही। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों में अगले 2 दिन तक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।